हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम में इंग्लिश कर रहे हैं प्रिंट टू पैरामाउंट। ये हमारा क्लास 12th है और आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और पैराजम्बर्स। पैराजम्बर्स मीन्स पीक्यूआरएस। ठीक है, तो ये दोनों ही आते हैं आपके एग्जाम में आने हैं, तो इनको देख लेंगे। और इससे प्रीवियस क्लास जो हमने आज हमारा पैसेज रही है, इससे पहले जो पैसेज और पीक्यूआरएस हुए हैं वो क्लास आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर हमने प्लेलिस्ट बना दी है इस एग्जाम के लिए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पैसेज। इन द पास्ट 50 years डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्राइवियल इन्फेक्शन। अब ट्राइवियल इन्फेक्शन क्या होता है? ट्राइवियल मीन्स होता है कि बहुत मामूली सा, ठीक है, थोड़ा सा, और ट्रीट पेशेंट्स विद अ हैंडफुल ऑफ एंटीबायोटिक्स। हैंडफुल मीन्स यहाँ पे यूज हो रहा है कि मतलब ज़्यादा अमाउंट एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ इनका कहने का ये मतलब है कि बहुत थोड़े से ही इन्फेक्शन का जब भी उन्हें साइन मिलता है डॉक्टर्स को, तो वो एंटीबायोटिक्स को क्या कर रहे हैं? प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दीज डेज इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी प्रैक्टिशनर्स prescribing multiple antibiotics without any real indication or relevance for such a combination of drugs। relevance मतलब क्या होता है? relevant कहते हैं कोई चीज़ ज़रूरी होना, ठीक है। तो without any real indication या फिर without relevance, तो मतलब यानी कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं है या फिर जहाँ पर इंडिकेशन, रियल इंडिकेशन नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? कॉमन है। नॉट अनकॉमन लगा दिया, इसका मतलब क्या है? कॉमन है। देखना, antibiotics have traditionally been known as miracle drugs, but there is growing evidence that they are overworked miracles। लेकिन ये देखा जा रहा है कि ओवरवर्कड मिरेकल्स यहाँ पे क्या मतलब है? कि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अमाउंट में। ठीक है, मिरेकल है बट उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक आर्स वेयर देयर इज़ इजी टू एक्सेस टू ड्रग्स अक्रॉस द काउंटर इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स। स्पेशली जहाँ पे ये आसानी से मिल जाती हैं ये ड्रग्स, तो वहाँ पे इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज। हम मतलब इससे पहले जब इसका यूज़ शुरू हुआ है पास्ट 50 ईयर से, इससे पहले हम वापस जाने की सोच भी नहीं सकते। वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज, जब ये नहीं चलती थी। येट द अनब्राइडल्ड यूज ऑफ दीज एजेंट्स इज इनएक्सोरेबली प्रोपेलिंग अस इन दैट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमने उस दिन इससे प्रीवियस क्लास में वर्ड ऑफन कंफ्यूज में बताया था ब्राइडल, ठीक है। तो उसमें ब्राइडल वर्ड आया था, तो ब्राइडल LE वाला था और AL वाला था, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो ये वाला जो ब्राइडल होता है इसका मतलब होता है हेड गियर ऑफ हॉर्स, यानी कि जो लगाम को कहते हैं। अनब्राइडल्ड मतलब कि बेलगाम होना, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है एंटीबायोटिक्स का, ये बेलगाम है। विधाधुन जो है इसका इस तरफ, इस डायरेक्शन में इसका यूज़ हो रहा है, तो आप ये चीज़ कह सकते हैं। अब समझ में आ गया पैसेज क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं जल्दी से क्वेश्चंस। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज मीन्स, हम प्री एंटीबायोटिक डेज में नहीं जा सकते हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं जाने की इसका क्या मतलब है। एंटीबायोटिक्स बिकेम इंडिस्पेंसिबल, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वी मस्ट गो बैक टू प्री एंटीबायोटिक डेज। we cannot stop using antibiotics, we can stop using antibiotics। इसका मतलब है कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ रोक नहीं सकते हैं। we cannot stop using antibiotics, ठीक है। नेक्स्ट है द पैसेज टेल्स अस दैट। पैसेज क्या बता रहा है? द एंटीबायोटिक्स वर्क मिरेकल्स, द एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अनकंट्रोलेबल, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो सकता है कि C या D। तो देखिए, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अनकंट्रोलेबल, ये है बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब कि इसका यूज़ यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब है कि इसका यूज़ जो रहा है वो बहुत ज़्यादा अंधाधुंध हो रहा है, ठीक है। तो ये पैसेज बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है दीज डेज इट इज़ नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स मीन्स। इन्होंने यहाँ पर बोला है दीज डेज इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्राइबिंग मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इन्होंने टू सी यहाँ पर नहीं लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। तो इसका क्या मतलब है? दीज डेज इट इज़ नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स,
इट इज़ रेयर टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, मतलब रेयरली वो प्रिस्क्राइब की जा रही है. इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स. इट इज़ नॉट अ कॉमन, एक कॉमन कर दिया, एक नॉट कॉमन कर दिया. एक इट इज़ कंपल्सरी टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स. तो इसमें से कौन सा होना चाहिए? नॉट अनकॉमन टू सी है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन है. इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, ठीक है. नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिरेकल्स बिकॉज. ओवरवर्क्ड मिरेकल्स कहने का क्या मतलब है? दे परफॉर्म्ड मिरेकल्स, दे आर हार्डली यूज्ड. हार्डली मतलब बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होना, रेयरली, ठीक है. दे आर ओवर यूज्ड हो रही है. दे एग्जॉस्टेड देयर मिरेकल्स. तो देखिए, दे आर ओवर यूज्ड. ओवरवर्क्ड मिरेकल्स का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है. द पैसेज डिस्कसेस द यूज ऑफ. पैसेज में क्या डिस्कस हो रहा है? किस चीज़ के यूज़ का? ड्रग्स इन जनरल, मिरेकल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स. जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो बताया गया है, ठीक है. तो ये हमारा एक पैसेज हो जाता है. अब हम सेकंड पैसेज से पहले PQRS देख लेते हैं. 5th तक हो गए थे, ये आज 6th स्टार्ट हम लोग करते हैं. PQRS करने की ट्रिक्स होती हैं और वो प्रैक्टिस से आती हैं, तो वो यहाँ पे हम ट्रिक समझाने की कोशिश करेंगे. बाकी मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. और जहाँ पे जो वर्ड टफ होगा उसकी मीनिंग बता देंगे. तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू मेजर द रूम टेम्परेचर कंटिन्यूसली एंड प्लॉट its graph with time on x-axis and temperature on the y-axis, we get a continuous waveform which is an analog signal. Analog signal के बारे में एग्जाम्पल लिया इन्होंने. Analog is always continuous, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई. सेकेंड देखते हैं. The absence or presence of something can be used to plot a digital signal. अब यहाँ पे इन्होंने डिजिटल सिग्नल के बारे में बताया है, ठीक है. थर्ड देखते हैं, एन एनालॉग सिग्नल. यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है एन एनालॉग सिग्नल से. एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल सिमिलर टू अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है. तो उन्होंने किसके बारे में बताया है? एनालॉग सिग्नल से स्टार्ट किया है. नेक्स्ट है, एनी सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू टाइप्स, एनालॉग और डिजिटल. मेन आपका ये इनका टॉपिक है, ठीक है. इन्होंने किसी भी सिग्नल की क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया है इन 5 पॉइंट्स में, ठीक है. अब इसे एनालॉग और डिजिटल ऐसे बोल दिया है ना, दो उसमें इन्होंने तोड़ दिया है. पूरी उम्मीद ये होती है कि जो आपका पहला सेंटेंस रिलेटेड होगा इसके बाद वो होगा एनालॉग से. अब एनालॉग के बारे में बताएंगे, फिर डिजिटल के बारे में बताएंगे. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन कंट्रास्ट, अ डिजिटल सिग्नल टेक्स द फॉर्म ऑफ पल्सेस वेयर वी हैव समथिंग और नथिंग. कौन सा फर्स्ट होगा? एनी सिग्नल. क्या है सबसे पहले? क्या बताएंगे? क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि किसी भी सिग्नल को दो उसमें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल. अब हम किसके बारे में बताएंगे? एनालॉग के बारे में बताएंगे, यानी कि एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल सिमिलर टू साइनसॉइडल फॉर्म, ठीक है. ज़्यादा हमें उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने मोटा मोटा समझ लिया कि एनालॉग के बारे में. अब डिजिटल के बारे में बताना चाहिए. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल जो लिया है एनालॉग सिग्नल का लिया है. तो अब ये भी चांस हो सकता है कि डिजिटल का पहले ना बताकर, डिजिटल को डिस्क्राइब ना करके पहले एनालॉग को एग्जाम्पल ले लें. तो एक बार ये मान के चलते हैं, अगर हम ये थर्ड नंबर पे ले लें, ठीक है. देखिए, इस एग्जाम्पल में इन्होंने लास्ट में क्या बताया है? विच इज एन एनालॉग सिग्नल, एनालॉग इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है. अब हम डिजिटल के बारे में बताएंगे. इन कंट्रास्ट, A digital signal takes the form of pulses where we have something or nothing. तो आपका 4th नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है. फिर 5th नंबर पे हो जाएगा, the absence or presence of something can be used to plot a digital signal. आपका ये 5th हो जाएगा, ठीक. देखिए, ये कैसे हम श्योर होंगे कि ये 3rd नंबर पे होगा आपका एनालॉग सिग्नल. हो सकता हो एनालॉग को डिफाइन करने के बाद हम डिजिटल पे आ जाएं, बट पहले एनालॉग का यूज़ बताया है, फिर इन्होंने डिजिटल का बताया है. अब यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. तो इसमें फर्स्ट कौन सा होगा? 4th वाला, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा. फिर है 5th सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. 5th आपका सेकेंड निकल के आया है, तो आपका 5th हो जाएगा सेकेंड बी. नेक्स्ट है 4th सेंटेंस पूछा है. 4th आपका 5 है इसमें, तो 5 ई हो जाएगा आपका. उसके बाद 3rd पूछा है. 3rd आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ए हो जाएगा 29 का ए. फिर सेकंड पूछा है, सेकंड 3rd वाला सेंटेंस है आपका, 3rd वाली क्लॉज सी है, तो 30 का सी हो जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ समझ में आ रही.
नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 7th. Thus they teach us that no matter how insignificant you think you are, you can accomplish extraordinary things. अब इससे ये समझ में आ रहा है कि ये टीच कर रहे हैं, यानी कि कोई सीख दे रहे हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि आप कितना भी खुद को इनसिग्निफिकेंट समझें, मामूली समझें, लेकिन आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिल सकती हैं। तो अब इस चीज़ को पढ़कर हम समझेंगे कि इन्होंने ये क्यों दिया, और ये ऑब्वियसली ये बिल्कुल लास्ट सेंटेंस होगा, ठीक है, आपकी आखिरी क्लॉज होगी। अब देखते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, बट वन डे, बट से भी नहीं स्टार्ट हो सकता है, द ट्री से स्टार्ट हो सकता है, द टाइनी से स्टार्ट हो सकता है, इट इवन सर्वाइव, इट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। द ट्री स्टूड एट द फुट ऑफ द हिमालयाज फॉर ओवर 400 ईयर्स। यहाँ पे ट्री की बात हो रही है। सेकेंड सेंटेंस है, द टाइनी इंसेक्ट्स एट देयर वे थ्रू द ट्री एंड डिस्ट्रॉयड इट। अब थ्रू द ट्री आ गया, यानी कि ट्री इससे पहले आएगा सेंटेंस में, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो ये होगा, ठीक है। द ट्री स्टूड एट द फुट ऑफ द हिमालयाज फॉर ओवर 400 ईयर्स, ठीक है, 400 ईयर्स से हिमालयाज के फुट पर है, यानी कि उसकी तलहटी पे है। ट्री की बात कर रही है। फिर अब पढ़ते हैं एक बार, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ इट वॉज स्ट्रक बाई लाइटनिंग 14 टाइम्स। या इट यहाँ पर क्या है, ट्री की बात हो रही है, इसके ऊपर क्या हुआ, बिजली कई बार 14 टाइम्स इसके ऊपर गिरी इसकी लाइफ में, ठीक है, इसकी लाइफ के दौरान। बट वन डे अटैक्ड बाय एन आर्मी ऑफ बीटल्स, ये अलग चीज़ है, इसको भी छोड़ते हैं, टाइनी इंसेक्ट से रिलेट कर रही है, इसको अभी बाद में रहने देते हैं। इट इवन सर्वाइव्ड इन इन्यूमरेबल स्टॉर्म्स एंड अप्लांशेस। तो ये जो आपका सर्वाइवल दिखा रहे हैं, ट्री का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड आपका हो जाएगा ये वाला, ट्री के पहले बता दिया कि ये 400 ईयर से है। इट इवन सर्वाइव्ड इन्यूमरेबल स्टॉर्म्स एंड अवलांचेस, ने इन्यूमरेबल स्टॉर्म्स झेले हैं, उसमें सर्वाइव किया है। उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के दौरान उसने बहुत सारी किया, 14 टाइम्स उसने बिजली का अटैक भी झेला है। तो थर्ड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी ये कहानी शुरू होगी। अब देखिए, अटैक्ड बाय एन आर्मी ऑफ बीटल्स, द टाइनी इंसेक्ट एट देयर वे। तो पहले अटैक होगा, फिर वो एट करेंगे, है ना, फिर वो खाएंगे। तो फोर्थ नंबर पे आपका ये हो जाएगा, बट वन डे इट वॉज अटैक्ड बाय एन आर्मी ऑफ बीटल्स, ठीक है। द टाइनी, इट कौन है यहाँ पर, ट्री के ऊपर किसने किया, अटैक कर दिया। द टाइनी इंसेक्ट्स एट देयर वे थ्रू द ट्री एंड डिस्ट्रॉयड इट। उस ट्री को क्या कर दिया, अपना रास्ता बनाते गए, क्योंकि क्या करते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना रास्ता बनाने के लिए वुड को काटते हुए अपना रास्ता बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिफ्थ आपका ये हो गया। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ट्री जो 400 ईयर से था हिमालय के तलहटी में, फूट में, इतने स्टॉर्म झेल चुका था, इतनी लाइटनिंग झेल चुका था। उसके बाद एक दिन जब बीटल्स की आर्मी ने अटैक किया, मतलब कितनी वो छोटी सी होती हैं, उन्होंने अटैक किया, तो किस तरह से उन्होंने पूरे ट्री को ख़त्म कर दिया। तो इससे आपको क्या सीख मिली, तो ये आपको 6th क्लॉज आपकी ये हो गई लास्ट। दस दे टीचर दैट नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट यू थिंक यू आर, कितना भी आप खुद को इनसिग्निफिकेंट समझें, यू कैन अकम्प्लिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ नंबर का होगा डी हो जाएगा। सेकेंड पूछा है, सेकेंड आपकी 6th क्लॉज है, यानी कि ई हो जाएगी। थर्ड पूछा है, यानी कि सेकेंड क्लॉज है आपकी, ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद फिफ्थ पूछा है, फोर्थ ने पूछकर फिफ्थ पूछा है, यानी कि फिफ्थ ही आपकी क्लॉज है, तो ई हो जाएगी। उसके बाद लास्ट पूछा है, तो 6 नंबर का आपका फर्स्ट क्लॉज है, यानी कि ए हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम एक पैसेज देख लेते हैं, सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज 4, इसको पढ़ते हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। Among nature's most intriguing phenomena are the partnerships formed by different species. Intriguing मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो एक इसमें ऐसी ये फिनोमेना बता रहे हैं जो इस डिफरेंट स्पीशीज के पार्टनरशिप के बारे में बताती है। ये नेचुरली, ठीक है। द नेम यूज्ड फॉर दीज रिलेशनशिप सिम्बियोसिस।
सिम्बियोसिस को इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया है, जिसका ग्रीक मीनिंग होता है लिविंग टुगेदर। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते चलेंगे। नॉट ऑल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आर द सेम। इसमें कई टाइप्स की वैरायटी होती हैं, सारी सेम नहीं होती हैं। देयर आर सम कॉल्ड कमेंसल रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर गेन्स अ बेनिफिट while द अदर गेन्स लिटिल और नन बट इज नॉट हार्म। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कमेंसल इन्होंने रिलेशनशिप बताई है उसमें एक पार्टनर जो होता है वो बेनिफिट उसको मिलता है, दूसरे को या तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है या एकदम नहीं मिलता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है, नॉट हार्म्ड। इसको अंडरलाइन कर लिएगा। ठीक है, इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। वन एग्जाम्पल इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फिश, रिमोरास एंड शार्क। अब रिमोरा और शार्क यानी कि एक साथ रहती होंगी, है ना, और वो एक दूसरे से कैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखती हैं इसको बताएंगे। विच इज लॉन्ग एंड ऑफन स्ट्रिप्ड अटैच इटसेल्फ टू अ शार्क, शार्क से अटैच रहती है। यूजिंग अ सकर ऑन इट्स हेड, उसके हेड पर यानी कि शार्क के हेड पर क्या करती है, एक सकर टाइप का अटैचमेंट हो, समझ लिया आप, होता है जो चिपका रहता है, तो उसके वो हेड से जुड़ी रहती है, खुद को जोड़े रखती है। व्हेन द शार्क मेक्स अ किल, जब शार्क क्या हो जाती है, मर जाती है, द हिच हिकर ब्रीफली डिटैचेस इटसेल्फ टू फीड ऑन द स्क्रैप्स। हिच हिकर यहाँ पर कहते हैं जो आपके साथ चलने वाला हो। ठीक है, हिच हिकर, तो वो क्या करता है, यानी कि जो आपकी रिमोरा है वो क्या करती है, जब शार्क मर जाती है तो खुद को क्या करती है, डिटैच कर लेती है उससे, और फिर फीड करती है। स्क्रैप मतलब होता है जो आपका रिमेनिंग पार्ट होता है, जो बचा हुआ अनयूजफुल पार्ट होता है, ठीक है, उसको स्क्रैप कहते हैं। तो उसको क्या करती है, वो फीड करती है, तो इससे क्या हुआ, उसको फायदा हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है, और उसके रहने से शार्क को कोई नुकसान भी नहीं रहता है। अनदर टाइप ऑफ, तो ये कमेंसल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी स्टार्ट कर दी है। अनदर टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म आपको पता है, इन विच वन पार्टनर बेनिफिट्स एट एक्सपेंस ऑफ अदर। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर को फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। ठीक है, दूसरे पे वो डिपेंड होता है, जैसे टिक्स एंड टेपवर्म्स। अब टिक्स क्या होता है, एक छोटा सा कीड़ा टाइप का होता है, और टेपवर्म आपको पता है लंबा सा फीतानुमा स्ट्रक्चर होता है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये क्या फैमिली या पैरासाइट्स होते हैं। तो इसमें एक जो होता है होस्ट होता है और एक उसको उसमें रहता है। ठीक है, मतलब एक का फायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है। ये हो गई पैरासिटिज्म। फिर इन्होंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया है थर्ड टाइप की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म सबसे अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, यानी कि ये ट्रू पार्टनरशिप कहलाती है। इन विच बोथ पार्टनर्स बेनिफिट, द रिलेशनशिप में बी लिमिटेड एज वेन। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ज़ेब्रास और वाइल्ड बीस्ट। अब ज़ेब्रास देखा होगा कि ज़ेब्रास के साथ वाइल्ड बीस्ट रहते हैं, एक साथ जो है वो ग्रेजिंग करते हैं अफ्रीकन ग्रासलैंड में। ठीक है, ईच स्पीशीज कैन सर्वाइव। अच्छा, इस टाइम में जो प्रेडेटर्स होते हैं यानी कि जो शिकारी होते हैं उनको आसानी रहती है पता करने के लिए। अगर उनको एक कोई दिखता है बंदा तो वो समझ जाते हैं कि दूसरा भी यहीं आसपास होगा। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, बट टुगेदर देयर चांसेस फॉर डिटेक्टिंग प्रेडेटर्स। उनको पता चल जाता है कि प्रेडेटर्स आने वाला है, आसपास है कहीं। कैसे, बिकॉज ईच कॉन्ट्रीब्यूट अ स्पेशली कीन सेंस। अब देखिए, ज़ेब्रा हैव द बेटर आईसाइट। ज़ेब्रा की जो आईसाइट होती है बहुत तेज होती है। ठीक है, तो वो उससे समझ जाएगा कि यहाँ पर डेटर आसपास है। और वाइल्ड बीस्ट का हियरिंग और सेंस, स्मेल करने का जो उसकी सेंस होती है, स्मेल करके, और हियरिंग उसकी स्ट्रांग होती है, तो उससे वो समझ जाता है प्रेडेटर आसपास है। ठीक है, तो दोनों इस तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, तो इससे दोनों को फायदा होता है, दोनों बच जाते हैं। इन फ्यू केसेस पार्टनर्स आर सो इंटरडिपेंडेंट दैट वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द अदर। इसमें क्या होता है ज़्यादातर कि एक अगर मरता है तो दूसरा भी जिंदा नहीं रह पाता है, दूसरा भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, मोस्ट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स प्रोबेबली लाई समवेयर इन बिटवीन। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। रेमोरा फीड्स, रेमोरा कौन, शार्क के जो हेड पर रहती है, वो क्या फीड करती है, ऑन द शार्क इट ट्रेवल्स विथ, ऑन द लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ द शार्क्स प्रे by detaching itself to attack the prey on a whale or another type of fish। तो स्क्रैप वर्ड यूज आया था, यानी कि वो क्या करती है, लेफ्ट ओवर पार्ट को क्या करती है, फीड करती है। ठीक है, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरासाइट्स।
पैरासाइट्स के बारे में ये सेंटेंसेस हैं, आर नीदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल टू एनिमल्स दे आर विथ, benefit at the expense of the animals they live with, are beneficial to the animals they live with, harm the animals they live with। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट में क्या है कि एक फायदा उठाता है दूसरे का नुकसान होता है, तो ये नहीं होगा। बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द एनिमल्स दे लिव विद, ये बिल्कुल सही है कि एक को बेनिफिट होता है दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमेंसल रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच द रिलेशनशिप इज बेनिफिशियल टू वन एंड हार्मलेस टू अदर, to one and harmful to other, to both for a very short time। क्या एक का फायदा होता है और to one and harmless to other। हमने बताया था कि इसमें था कि या तो little उसका होगा फायदा, gains little या फिर none, but it is not harm, लेकिन harm नहीं होगा। to one and harmless to other, ठीक है, तो ये harmless वर्ड सही है बिल्कुल। The passage talks about how animals, पैसेज में क्या बताया गया है, हेल्प ईच अदर, लिव टुगेदर, टेक एडवांटेज ऑफ द वीकर वंस, आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिए स्टार्टिंग की लाइंस थी कि इसमें सिम्बियोसिस रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब ग्रीक मीनिंग होती है लिविंग टुगेदर। तो इस पैसेज में क्या हो गया, हाउ एनिमल्स लिव टुगेदर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रिमोरा अटैच इटसेल्फ टू द शार्क और व्हेल बाय entwining its long body around the bigger fish, by biting into fish's body with its teeth, with an adhesive organ found on its head, with a hook-like structure on its head। तो देखिए hook-like structure का बताया नहीं गया है, बल्कि using sucker बताया गया है। उसके हेड्स पे क्या एक adhesive organ की तरह वो चिपका रहता है, साथ में रहता है, और बाद में जब वो किल हो जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी को क्या करता है, स्क्रैपिंग, लेफ्ट ओवर बॉडी को वो फीड कर लेता है, तो ये इसका काम होता है। तो ये समझ में आ गया, ये पैसेज फिनिश हो गया। अब हम सेवन नंबर का PQRS से लेते हैं। टू एलैबोरेट ब्रीफली ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर डायमेंशंस दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, NRMs आर। अब इसमें कुछ और ये समझ में आ रहा है कि पैराग्राफ में क्या किया गया है, शॉर्ट में NRM के बारे में बताया गया है ऑथर के थ्रू, और जनरल टेस्ट इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू क्लासिफाई स्टूडेंट्स बाय परसेंटाइल फॉर मेजरिंग ईदर एप्टीट्यूड और प्रोफिशिएंसी फॉर एडमिशन इनटू प्लेसमेंट विद इन अ ग्रुप। अब NRM है कुछ, उसके बारे में बताया गया है कि उसमें किस तरह से टेस्ट वगैरह होते हैं। अब देखते हैं सेकेंड, कंट्रास्टिंगली, यानी कि ये फर्स्ट तो आपका सेंटेंस हो नहीं सकता। अब सेकेंड टर्म आया CRM, यानी कि NRM और CRM कोई दो चीज़ें हैं जिनको डिफाइन किया गया है इस पैराग्राफ में। तो CRM क्या है, सच एज अ लोकली प्रोड्यूस्ड अचीवमेंट टेस्ट। ये किस टाइप का टेस्ट है ये बताया गया है, समझ में आ रहा है। इधर देखिए NRM के बारे में क्या बताया है ऑथर ने, NRM जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो अब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये इस वर्ड से समझ में आ रहा है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स द ऑथर्स क्लासिफाई, इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा, अनदर ऑथर पॉइंट्स भी नहीं होगा स्टार्टिंग, न्यूमरस बुक्स ये हो सकता है, CRM ऑन अदर हैंड, फिर है वन ऑफ द ऑथर्स। तो यानी कि न्यूमरस बुक्स आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। न्यूमरस बुक्स ऑन कंस्ट्रक्टिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज टेस्ट हैव बीन रिटन बाय वेरियस ऑथर्स। ऑथर्स की बात आ गई, बहुत सारे ऑथर्स के थ्रू लिखी जाती हैं। अब क्या होगा, अब बुक्स से ही रिलेटेड सेकेंड होगा, इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स, है ना, यानी कि बुक्स के बारे में हमने न्यूमरस बुक्स के बारे में बात कर ली। अब इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट होगा, सॉरी सेकेंड होगा। इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स द ऑथर्स क्लासिफाई मेजरमेंट स्ट्रेटजी एज ईदर नॉर्म रेफरेंस्ड, यानी कि NRM, और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड CRM। अब समझ में आया, NRM और CRM के बारे में बताया गया है। ऑथर्स के बारे में बात हो गई, अब यहाँ पर ऑथर के ओपिनियन की बात है, अनदर ऑथर पॉइंट और वन ऑफ द ऑथर। तो पहले ये वाला सेंटेंस होगा, यानी कि थर्ड सेंटेंस आपका ये होगा, वन ऑफ द ऑथर्स क्लियरली डेलिनेट्स द डिफरेंसेस ऑफ दीज टू टाइप्स बाय फोकसिंग ऑन द कैटेगरीज ऑफ टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉजिस्टिकल डायमेंशन। फिर अनदर ऑथर पॉइंट फोर्थ ये हो जाएगा आपका, how the type of interpretation that an NRM offers in the relative performance of the students compared with that of all the others resulting in ideally a bell curve distribution, ठीक है। फिर फिफ्थ आपका कौन सा होगा, CRM के बारे में, CRM on the other hand,
या फिर ये वाला या फिर फर्स्ट वाला आपका। अब आप ये सोच के बताइए। फिर फिफ्थ आपका होगा CRM, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो सेंटेंस होंगे इन ब्रीफली और ये वाला ये सीक्वेंस में होंगे। फिर सिक्स आपका ये वाला होगा, टू elaborate briefly on these characteristics and dimension that author is talking about, NRMs are जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, सिक्स्थ होगा। फिर सेवेंथ आपका होगा कंट्रास्टिंगली द CRM सच एज लोकली प्रोड्यूस्ड अचीवमेंट टेस्ट, 7 आपका ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट आपका होगा कौन सा है, E है, न्यूमरस बुक्स, 36 का E हो जाएगा। फिर फिफ्थ पूछा है, फिफ्थ कौन सा है, F है, यानी कि 37 का D हो जाएगा। फिर सेवेंथ पूछा है यानी कि लास्ट, B हो जाएगा आपका क्लॉज, B क्लॉज सेवेंथ है, यानी कि 38 का B। थर्ड पूछी है, थर्ड आपकी G क्लॉज है, यानी कि 39 का C। फिर सेकेंड क्लॉज पूछी है, सेकेंड आपकी C है, C क्लॉज, तो 40 का C हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, इन आपको सीक्वेंस इसमें निकालना है। तो अब वहाँ पे इसके बाद ये वाला बनेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखनी होगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला जब हमने पढ़ा था तो हम समझ गए थे कि इसके बाद ये NRM के टेस्ट की बात हो रही है, तो अब जाहिर सी बात है कंट्रास्ट वर्ड है, यानी कि इसके बाद CRM के टेस्ट की बात होगी, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस आपको शॉर्ट में साइड में लिखना होगा, तब आप ये जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा कि NRM CRM जिसके बारे में बताया गया है वो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब बीच बीच में ये भी देखना है कि और इसके अलावा कौन से ऑथर की बात हो रही है, तो एक ऑथर की बात हुई, फिर अनदर ऑथर की बात हुई, तो इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। तो इस तरह PQRS को जल्दी से कम टाइम में सॉल्व किया जाता है। सारे एग्जाम्स के दिए हैं तो उनको हम लाइन से लेकर चलेंगे, फिर हम प्रीवियस पेपर्स के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के होते हैं उसको फिर हम सॉल्व कराएंगे। तो इससे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।